हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया था उसके बारे में बात किया था हमने। लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव किस तरीके से बनाया जाए। यहाँ से इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, राइट। किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है और जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2 है, O2 है और H2O बनाया, राइट। जैसे HCl है और NH3 है और इसने बनाया NH4Cl, राइट। तो अगर अपन बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिजिकल स्टेट लिखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो फिजिकल स्टेट जैसे हाइड्रोजन है तो ये गैसेस स्टेट में है तो Hg लिख देंगे। ऑक्सीजन गैसेस स्टेट के लिए अपन, और वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है तो L लिखेंगे। HCl गैसेस स्टेट में है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अमोनिया ये भी गैसेस स्टेट में है और अमोनियम क्लोराइड विच इज इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। मतलब ये हो गया कि अगर सॉलिड है हमारे पास तो सॉलिड के लिए हम जो टर्म यूज़ करेंगे, जो सिंबल यूज़ करेंगे वो S है। लिक्विड के लिए जो टर्म्स यूज़ करेंगे वो L है। गैस के लिए जो यूज़ करेंगे वो G है, राइट। एक्वस इसके लिए जो टर्म यूज़ करेंगे वो है AQ। अगर मान लीजिए कहीं प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट के लिए हम टर्म डाउन एरो यूज़ करते हैं, राइट। तो गैस रिलीज अगर हो रही है तो इसको हम लोग अप एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे अगर मुझे हीट रिक्वायर्ड है, हीट, तो हीट को हम लोग क्या करते हैं, जो एरो है एरो के ऊपर या तो आप हीट लिख दीजिए या फिर इस ट्रायंगल टाइप का बना दीजिए। तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। एरो के ऊपर जनरली हम जो भी रिएक्शन का कंडीशन होता है, राइट, उस कंडीशन को हम एरो के ऊपर लिख दें, ठीक है। ये रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है तो एरो के ऊपर अपन कंडीशन लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन वो इन्फॉर्मेटिव बनेगा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है कि ये जो केमिकल इक्वेशन है ये कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन अपने को बताता है। केमिकल इक्वेशन क्या इन्फॉर्मेशन बताता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन conveyed by chemical equation, information conveyed by chemical equation। केमिकल इक्वेशन के बारे में अगर अपन बात करें तो केमिकल इक्वेशन कौन कौन से इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। फिजिकल स्टेट जैसे कि हमने पहले देखा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट के बारे में बताएगा। दूसरा, हीट चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, हीट चेंज किसी भी रिएक्शन में हुआ है या नहीं हुआ है इसके बारे में बताएगा। मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है इसके बारे में बताता है, राइट। के बारे में तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम लोग वहाँ पे ये देखते हैं कि हाँ डाउन एरो अगर है प्रेजेंट तो हम बोलते हैं कि हाँ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है। चौथे पॉइंट के बारे में बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि कौन कौन सा एटम या कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट किया है, कौन सा कंपाउंड पार्टिसिपेट किया है केमिकल रिएक्शन में, है ना, उसके बारे में बताता है हमें केमिकल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो हीट चेंज तो हमने बात कर ही लिया। स्पेसिफिक कंडीशन, कौन कौन से कंडीशन, किस कंडीशन पे ये रिएक्शन होता है, स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन, स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ द रिएक्शन की रिएक्शन किस कंडीशन में हो रहा है उसके बारे में भी हमें केमिकल इक्वेशन बताता है। कितने अमाउंट में हमने रिएक्टेंट लिया और कितना प्रोडक्ट बना है उसके बारे में भी बताता है हमें केमिकल इक्वेशन। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, कितना अमाउंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हमने लिया है उसके बारे में भी ये केमिकल इक्वेशन बताता है, राइट, ओके। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केमिकल इक्वेशन किस चीज़ के बारे में नहीं बताता, तो हम बात करते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं बताता। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में ये कोई भी आइडिया नहीं देता है कि किस स्पीड से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है या फिर किस स्पीड से रिएक्शन चल रहा है, इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं देता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो
तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को सिर्फ अगर हम फॉलो करें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। उसके बाद अगर अपन बात करें तो दूसरा पार्ट है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन में 3 टाइप होते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे जब डीकम्पोजिशन को डिटेल में पढ़ेंगे तब, ठीक है। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पांचवा है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इतने रिएक्शंस जो हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने को क्लास 10th के अकॉर्डिंग क्लास 10th के लेवल पे पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है कि कंबाइन करेगा, है ना। कौन कंबाइन करेगा? 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो हम उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे अपन? तो डिफाइन करेंगे द रिएक्शन in which 2 or more reactant combine to form a single product, combine to form a single product, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, combine to form a single product is known as combination reaction, is known as कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, राइट, ओके। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल में जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है Mg+O2, फेमस एग्जाम्पल है ये, गिव्स आउट MgO। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड में। Mg+O2 गिव्स आउट MgO। इसको अगर बैलेंस करना चाहें तो आप ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट साइड में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो दोनों ही क्या हो जाएगा, मतलब मैग्नीशियम को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रिएक्शन हमारा यहाँ पे बैलेंस हो चुका है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके क्या बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक। जैसे C+O2 गिव्स आउट CO2। CO2 कब होगा? जब कंप्लीट कंबसन होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है? जब कंप्लीट कंबसन होता है तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, राइट, ओके। आगे और बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक और पार्ट आ जाता है एक्सोथर्मिक। इसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है ना। तो ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे हम कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, है ना। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट अगर रिलीज होता है तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है कि कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने वाटर के साथ कंबाइन किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्लेकिंग ऑफ लाइम, स्लेकिंग ऑफ लाइम, है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्लेकिंग ऑफ लाइम, है ना। तो आप बोलिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है और इस प्रोसेस को हम स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं, राइट। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बना है यहाँ, है ना, इसको अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पास करवाते हैं, है ना, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर पास करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3, ठीक है। और इसके साथ वाटर जो है वो वाटर भी बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट, और ये CaOH होल ट्वाइस, इसको अपन एक्वस स्टेट में बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो अपीयरेंस होता है वो मिल्की वाइट अपीयरेंस होता है, मिल्की वाइट अपीयरेंस नज़र आता है जब आप लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू। लेकिन यही कहानी थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है या फिर चेंज हो जाता है, हम बोल सकते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड अगर मान लीजिए एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो ये जो मिल्की वाइट अपीयरेंस है ये डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ
कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस, दिस इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये कलरलेस होता है, दिस इज कलरलेस। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड, लिमिटेड अमाउंट ऑफ CO2 is passed through कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है। तो क्या होता है कि मिल्की वाइट अपीयरेंस आता है ना, और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड, एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड थ्रू किसमें, इज पास थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम बोलेंगे कि जो मिल्की वाइट अपीयरेंस था वो डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं कॉम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा था, राइट। ये उल्टा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, इट इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये रिवर्स है, इट इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स प्रोसेस होगा। मतलब क्या हुआ कि सर एक रिएक्टेंट होगा और ये डिकम्पोज होके, है ना, ये डिकम्पोज करेगा। अब ये डिकम्पोज कैसे करेगा इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये डिकम्पोज करके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ये टूट जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोज हम तीन तरीके से कर सकते हैं, है ना। डिकम्पोज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तीन तरीके से तोड़ सकते हैं इसको। या तो आप हीट प्रोवाइड करके तोड़ सकते हैं, है ना, रिएक्टेंट को, या तो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके इसको ब्रेक कर सकते हैं, राइट, या फिर आप इसको सनलाइट के हेल्प से इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हीट के थ्रू आपने डिकम्पोज किया किसी भी रिएक्टेंट को, तो उसको अपन बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको अपन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। वह डिकम्पोजिशन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इज डन इन प्रेजेंस ऑफ हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है, तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्म का मतलब हीट होता है ना, थर्म ऐसे याद रखिए, थर्म मतलब थर्मामीटर, और थर्मामीटर में हम क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो थर्म मतलब क्या हो गया, हीट, कि बॉडी के हीट को बताता है। तो उस तरह से याद रख सकते हैं हम लोग कि थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया कि डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में करेंगे, हीट के प्रेजेंस में अगर करेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है, राइट। आगे बात करें अगर, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने होंगे। जैसे कि सबसे जो फेमस एग्जांपल है वो है लेड नाइट्रेट का PbNO3 होल ट्वाइस, है ना। इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो डिकम्पोज मतलब हीट करने का जो सिंबल है, इसको हम लोग डेल्टा ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये बनाएगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, ये जो PbNO3 है, अगर अपन PbNO3 के बारे में बात करें तो ये सॉलिड स्टेट में होगा, राइट। ये कौन से स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। PbO सॉलिड स्टेट में, ये गैसेस स्टेट में, और ये गैसेस स्टेट में। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो सॉलिड है, कितने लिक्विड हैं और कितने गैस हैं। तो अगर हम बात करें तो एक सॉलिड है और दो हमारे पास गैस है। अब ये जो गैस फॉर्म हुआ है, इस गैस में जो NO2 है ये कलर्ड होता है, और इसका कलर जो है वो ब्राउन कलर होता है, राइट। और ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन इज कलरलेस गैस, इसमें कोई भी कलर नहीं होता। ठीक है, इसको अगर आप बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, PbNO3, 2 PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स आउट 2 PbO प्लस 4 NO2। तो यहाँ पे आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे X दे दिया जाएगा, यहाँ पे Y दे दिया जाएगा, और यहाँ पे Z दे दिया जाएगा। ठीक है, और आपसे X, Y, Z की वैल्यू भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो बैलेंसिंग के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर थोड़े बहुत कम्पिटिटिव की बात करें तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब अपन हम 2 मोल बोलते हैं, राइट, 2 मोल लेड नाइट्रेट को जब हम डिकम्पोज करेंगे तो कितना मोल NO2 बनेगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 4।
तो जितना कोफिशिएंट होगा उतने ही मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है। तो 2 मोल NO3 होल ट्वाइस 2 मोल, तो 2 मोल लेड नाइट्रेट ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स आउट 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, राइट। एक एग्जांपल ये हो गया। एक और कॉमन एग्जांपल के बारे में बात करें तो CaCO3, जिसको आप पहले भी कर चुके हैं, इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, राइट। सिमिलरली एक और एग्जांपल की बात करें तो FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O फेरस सल्फेट का ये क्रिस्टल है, राइट। और इसका कलर कैसा होता है तो हम बोलते हैं ग्रीन कलर होता है, राइट। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये बन जाएगा FeSO4 प्लस 7H2O, ठीक। और अगर आप हीटिंग कंटिन्यूअस में रखेंगे, हीट कंटिन्यू करते रहेंगे, कंटिन्यू हीटिंग करते रहेंगे तो इसको और फर्दर हीट करने पे ये कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 में प्लस SO2 और SO3 गैस, ठीक है। SO2 का जो स्मेल होता है वो होता है बर्निंग सल्फर स्मेल, बर्निंग सल्फर स्मेल होता है किसका, SO2 का, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि SO2 और SO3 दोनों गैस है तो SO2 और SO3 में पहले कौन रिलीज होगा, तो हम बोलेंगे SO2 पहले रिलीज होगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि SO2 का जो मास है वो कम है, जो मॉलिक्यूलर मास है SO2 का वो कम है और SO3 का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, तो जो रिलीज होगा एज कंपेयर टू हैवियर गैस, राइट। और Fe2O3 का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि Fe ग्रीन कलर का एक क्रिस्टल है और उसको जब अपन हीट करते हैं तो कौन कौन सा गैस रिलीज होता है, ऐसे करके इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो SO2 और SO3 गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो ये था आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में कि थर्मल डिकम्पोजिशन में हम इस तरीके से देख सकते हैं रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगला जो कहानी है वो है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब होता है सनलाइट, है ना। यहाँ पे फोटो का क्या मतलब हो गया, सनलाइट। मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम किसी चीज़ को डिकम्पोज कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ये हो गया कि एक ऐसा रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो, है ना। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में किया जा रहा है, डिकम्पोजिशन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में करेंगे, इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। ब्रैकेट में आप इसको फोटोन भी लिख सकते हैं जो सनलाइट को रिप्रेजेंट करता है, फोटोन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन इज नोन एज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे छूट गया है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हम तीनों तरीके से कर सकते हैं, डिकम्पोज टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम हीट के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, H2O2 जिसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, इसको जब आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाता है H2O में, वाटर में और ऑक्सीजन गैस में। H2O और O2 में ये डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। H2O जो कि लिक्विड स्टेट में होगा, ऑक्सीजन जो कि गैसेस स्टेट में होगा, H2O2 दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। अच्छा, आगे बात करें, एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन है AgCl और AgBr, ठीक है। इस दोनों को साथ में डिस्कस करते हैं। क्यों साथ में डिस्कस करते हैं, इसका जो रीज़न है आगे बात करते हैं इसमें, कि जब आप इसमें सनलाइट प्रोवाइड कराएंगे AgCl को या फिर AgBr को, जब आप सनलाइट प्रोवाइड कराएंगे तो ये Ag प्लस Cl2 में ब्रेक होता है और ये Ag प्लस Br2 में ब्रेक होता है। और ये दोनों रिएक्शन यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड पहले के टाइम पे जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होता था, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसको अपन यूज़ करते हैं।
क्यों यूज़ करते थे? क्योंकि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी पहले के टाइम पे यूज़ किया जाता था। उसमें आप देखते होंगे कि छोटे छोटे रील्स बने होते थे, है ना, इस तरीके का। अब जनरली मूवी जब आप देखने जाते हैं तो इस तरीके का रील बना हुआ रहता है ना। यहाँ पे जो है, जो भी पिक्चर है उसका फ़ोटो इस तरीके से दिखाई देगा आपको, है ना। अगर मान लीजिए कि आपने कोई सीन का फ़ोटो लिया है इस तरह से, या फिर कोई रिवर का फ़ोटो लिया है, तो इस तरह से आपको मतलब एक धुंधला सा टाइप का नज़र आएगा, ठीक है। और उसी को फिर हम लोग क्या करते हैं, डिकम्पोज करके फिर पॉजिटिव फिल्म उसका बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में अगर अपन बात करें तो एक ऐसा रिएक्शन है ये, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, है ना। डिकम्पोजिशन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन, राइट, ठीक है। मतलब जनरली इसको हम H2O के बारे में बात करें तो H2O में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो जब आप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है H2 प्लस O2 गैस, H2 प्लस O2 गैस में डिकम्पोज हो जाता है, राइट। ये लिक्विड स्टेट। लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को थोड़े से डिटेल में हम लोग बात करते हैं इस बारे में, है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का सेटअप गिवन है ना। इसको अब जैसे ये प्लास्टिक मग ले लिया गया है और इसके अंदर वाटर फिल कर दिया गया है ना। ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब 1 और टेस्ट ट्यूब 2, जिसमें ग्रेफाइट रॉड जो है वो एज अ इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है, राइट। इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट रॉड किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है। क्यों ग्रेफाइट लिया गया, क्योंकि ग्रेफाइट इसलिए लिया गया क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा एनोड और ये हो गया हमारा कैथोड, ठीक। अब कैथोड के ऊपर अगर बात करें तो कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अगर हम वाटर जो है वो हमारा प्योर वाटर है, अगर अपन बात करें कि यहाँ पे जैसे ही हमने प्योर वाटर ये पूरा सेटअप ले लिया हमने, और प्योर वाटर में अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, तो हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि प्योर वाटर जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, ओके। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कोई ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि हमने H2SO4 ऐड कर दिया। H2SO4 इज़ व्हाट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे ही अपन H2SO4 को वाटर में मिलाएंगे, H2SO4 जो है वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, H प्लस और SO4 माइनस में, SO4 2 माइनस में ये ब्रेक हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो अभी फिलहाल जैसे ही आयंस में टूटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, ठीक है। तो जो हमारा वाटर है, ठीक है, वाटर डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, H2 प्लस O2 में। वैसे तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से बहुत डिटेल में समझाना होता है, लेकिन अभी 10th लेवल के बेसिस पे अगर अपन बात करें तो सीधा सीधा अपन यही समझते हैं कि क्योंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जनरली क्या करता है, H प्लस में टूटता है, और ऑक्सीजन के ऊपर जनरली कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो हाइड्रोजन कहाँ से रिलीज होगा, तो हाइड्रोजन रिलीज होगा निगेटिव इलेक्ट्रोड से, मतलब कैथोड से, ठीक है। और ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, मतलब एनोड से, ठीक है। क्योंकि एनोड के ऊपर जनरली कौन सा चार्ज हम देखते हैं, निगेटिव चार्ज देखते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन के ऊपर भी निगेटिव चार्ज है, तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखते हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव इस तरह से होगा, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अब यहाँ पे ये देखो, ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे गैस एक्यूमुलेट होगा, राइट, और यहाँ पे गैस एक्यूमुलेट होगा। तो हाइड्रोजन वाले पार्ट में जो गैस का जो एरिया है वो ज़्यादा है, और ऑक्सीजन वाले पार्ट में गैस का जो एरिया है, वो जो एक्यूमुलेशन वाला पार्ट है, वो कम है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर अपन देखें तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है हाइड्रोजन गैस का एरिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो रिलीज हो रहा है वो ज़्यादा रिलीज हो रहा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। कितना वॉल्यूम ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, तो आप क्या करिए, सिंपली रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, ये बैलेंस हो गया। तो हम ये बोलते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा वो 2 वॉल्यूम रिलीज होगा, और ऑक्सीजन गैस कितना रिलीज होगा, 1 वॉल्यूम रिलीज होगा। तो रेशियो बाय वॉल्यूम कितना हो गया, 2:1 बाई वॉल्यूम,
2:1 बाय वॉल्यूम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होगा रिस्पेक्टिवली कैथोड और एनोड पे। ठीक है, तो ध्यान में क्या सब रखना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का क्वेश्चन करने के समय में क्या सब ध्यान रखना है कि H2SO4 आपने क्यों ऐड किया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड क्यों लिया जाता है एज अ इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट ही क्यों लिया जाता है। ठीक है, दूसरा कि कैथोड पे कौन सा गैस रिलीज होगा और एनोड पे कौन सा गैस रिलीज होगा, जो कि ध्यान में रखना है आपको। और लास्ट क्वेश्चन कि किस रेशियो में रिलीज होगा, तो 2:1 बाय वॉल्यूम में रिलीज होगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, है ना। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर अपन बात करें तो इसमें क्या देखना होगा अपने को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज वैसे तो डिटेल में अपन मेटल नॉन मेटल में करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऑर्डर जो है रिएक्टिविटी सीरीज का उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑर्डर जो है वो कुछ ऐसा है, सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, केदारनाथ, इसको ऐसे याद रखें, केदारनाथ का, माली, आलू, ज़रा, फीके से निकाल कर पकाता है। ये एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद फिर चोर, मांगे, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर होता है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो डिक्रीज होते जाएगा। रिएक्टिविटी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वो डिक्रीज होते जाएगा, तो हम लिखते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो क्या हो गया, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, टिन, निकल, क्रोमियम, लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर को अपने को ध्यान में रखना है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होते जाएगा। याद कैसे रखेंगे, केदारनाथ का, माली, आलू, ज़रा, फीके से निकाल कर पकाता है, और उसके नीचे चोर, मांगे, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ठीक है, ओके। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा इसको डिफाइन कैसे करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही पता चला है डिस्प्लेस करेगा किसी ना किसी चीज़ को। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें अपन इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its salt solution। उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से अगर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, तो उसको हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे अगर बात करें एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए कि Fe है और Fe CuSO4 के साथ, मान लीजिए CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, उसके साथ रिएक्शन करवाना है, तो क्या बन जाएगा। अब क्योंकि आयरन के बारे में बात करें तो आयरन यहाँ पे है और कॉपर नीचे है, तो आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और बनाएगा FeSO4 प्लस Cu, राइट। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि ऐसे रिएक्शन है कि जिंक का रिएक्शन हमने करवा दिया CuSO4 के साथ, तो वापस से जिंक भी इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, राइट, ओके। यही अगर अपन बात करें एल्युमिनियम का रिएक्शन अगर मान लीजिए कि हमने करवा दिया FeSO4 के साथ, तो एल्युमिनियम क्या है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस Fe। आगे बात करें तो जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिएक्शन हमने करवा दिया AlCl3 के साथ, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा MgCl2 प्लस Al, एल्युमिनियम। ठीक है, लेकिन यही अगर रिएक्शन कुछ ऐसा हो कि Cu का रिएक्शन हमने FeSO4 के साथ कराया, क्या रिएक्शन होगा, अपन बोलेंगे रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो है वो बहुत ही कम रिएक्टिव है आयरन से, तो आयरन को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो हम बोलते हैं कि कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए कि लेड का रिएक्शन अपन कराना चाहें FeSO4 के साथ, तब भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कॉपर का रिएक्शन मैंने AgNO3 के साथ करवाया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो क्या रिएक्शन होगा, हम बोलेंगे यस, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि सिल्वर
से ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, ये बनाएगा CuNO3 प्लस Ag। ठीक है, तो ये रिएक्शन है ना। तो इस तरह से हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कुछ ऐसे देखते हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, तो इसको अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, बस आपको रिएक्टिविटी सीरीज, इस रिएक्शन को याद रखने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज याद रखिए, बाकी कुछ याद नहीं रखना है, आराम से ये रिएक्शंस हो जाएंगे। ठीक है।